हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 6 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको आज जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDFs प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही टॉपिक वाइज जो भी हम करंट अफेयर्स बनाते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, बुक्स एंड ऑथर्स, कमिटीज़, ये सभी भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाती है। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। निम्नलिखित में से कौन मोटरवे पर स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग को विनियमित करने वाला पहला देश बना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यूनाइटेड किंगडम बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स ऑन मोटरवेज। इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम पहला देश बन गया है जो मोटरवेज पर स्लो स्पीड में चलाई जाने वाली सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स को रेगुलेट करेगा। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो फ्रेंड्स, तो हाल ही में चर्चा में है। किस लिए? देखिए, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने इंडिया के साथ 1 बिलियन पाउंड की एक ट्रेड डील साइन की है। साथ ही यूनाइटेड किंगडम ने G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को होस्ट किया है। साथ ही यूनाइटेड किंगडम आने वाले जो जून का महीना है, इसमें G7 लीडर्स की मीटिंग को भी होस्ट करेगा। G7 में कौन कौन से देश हैं? यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, US एंड यूरोपियन यूनियन। भारत इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स इस मीटिंग में भारत को, ऑस्ट्रेलिया को और साउथ कोरिया को, इन तीनों को ही यहाँ पर इनवाइट किया गया है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, 4 ऑप्शन आपके पास दे दी जाएँ और ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश को G7 कंट्रीज़ में इन्वाइट नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसमें 3 ऑप्शन होंगे आपके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, और चौथी कंट्री हो सकती है न्यूजीलैंड, ठीक है। तो आपको वही मार्क करना है, उसको नहीं बुलाया गया है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि इंडिया ने जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, इस MOU को भी साइन किया है। और साथ ही इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप, इस MOU पर भी साइन किया है। तो क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि इंडिया ने किस देश के साथ ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए एक MOU पर साइन किया है? आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। अच्छा फ्रेंड्स, कई बार हम सोचते हैं कि यूनाइटेड किंगडम क्या है, इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन क्या है। तो फ्रेंड्स इसका डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन एक ही शब्द है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्रीज़ हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ठीक है। अब आप स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, इन तीनों कंट्रीज़ को आपने कहा ग्रेट ब्रिटेन। अब इन तीनों कंट्रीज़ में आप नदर्न आइलैंड को भी ऐड कर लीजिए। अब जब आपने इन ऐड कर लिया, अब ये 4 कंट्रीज़ बन गई। इन 4 कंट्रीज़ को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नदर्न आइलैंड, ये है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम हमारा क्या हुआ? ग्रेट ब्रिटेन प्लस नदर्न आइलैंड। और ग्रेट ब्रिटेन क्या हुआ? ओनली स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और आयरलैंड तो 2 हैं ही, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है एक, और एक नदर्न आयरलैंड है। लेकिन जो नदर्न आयरलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे भी आप देख सकते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में क्या है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। अब इस वेल्स में नदर्न आइलैंड को अगर आप ऐड कर दें तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के रियल एस्टेट कानून को असंवैधानिक घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वेस्ट बंगाल्स रियल एस्टेट लॉ हैज़ रिसेंटली बीन स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट 2017, ये तो है वेस्ट बंगाल का एक रियल एस्टेट एक्ट,
ठीक है। अच्छा, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट का रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, जिसे रेरा भी बोलते हैं, 2016। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो ये वेस्ट बंगाल का रियल इस्टेट एक्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है इसके साथ जो है काफ़ी मिलता जुलता है, और इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून के साथ इसमें विरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हमेशा जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट होता है, जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है, उसको तवज्जो दी जाती है, उसको ऊपर रखा जाता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे टकराव हो सकता है, इसलिए जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है इसके एक अतिक्रमण करने जैसा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़, कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल हाल ही में किस लिए चर्चा में है? क्योंकि वेस्ट बंगाल में वाटरवेज को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 105 मिलियन US$ का लोन जो है देने की घोषणा की है। ये हमने MCQs फॉर्मेट में किया था, यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बताए जा रहे हैं। साथ ही 11वीं राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, ये भी फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में मनाया गया है, और बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल ये कोलकाता में मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने गैर निवासी प्रौद्योगिकी फर्मों को भारत में कर का भुगतान करने के लिए कितने करोड़ की राजस्व सीमा को अधुसूचित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडिया नोटिफाइड अ रेवेन्यू थ्रेशहोल्ड ऑफ 2 करोड़ रुपीज फॉर नॉन रेजिडेंट टेक्नोलॉजी फर्म्स टू पे टैक्स इन इंडिया। तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या मतलब है। इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, आगे देखते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए, इंडिया ने एक लिमिट लगाई है, यानी आज एक रेवेन्यू थ्रेशहोल्ड लगाया है कि जो नॉन रेजिडेंट टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, तो ये भारत की नहीं है ना, ये बाहर की हैं। तो इन कंपनीज़ के टैक्स के लिए इन्होंने भारत ने एक थ्रेशहोल्ड लगाया है, रेवेन्यू थ्रेशहोल्ड आप कह सकते हैं। क्या लगाया है कि ये जो कंपनी है, अगर इनका रेवेन्यू 2 करोड़ या इससे ज़्यादा का है, और अगर भारत में इनके 3 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं, या 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं, तो फ्रेंड्स इनको जो है भारत में टैक्स देना होगा, ये इनका मतलब है। ठीक है, तो 2 करोड़ रुपीस और 3 लाख यूजर्स इंडिया में। साथ ही ये जो फ्रेंड्स जो रेवेन्यू थ्रेशहोल्ड लगाया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है फाइनेंस बिल 2018-19 में एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, इस प्रिंसिपल की यहाँ पर चर्चा की गई थी। तो ये जो रेवेन्यू थ्रेशहोल्ड है इसी का ये एक हिस्सा है, और 1 अप्रैल 2022 से ये अस्तित्व में आएगा, यानी लागू होगा। किस बीमा कंपनी ने महेश बालासुब्रमण्यम को प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस हैज अपॉइंटेड महेश बालासुब्रमण्यम एज मैनेजिंग डायरेक्टर, और 3 साल के लिए किया गया है फ्रेंड्स। और ये किसे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि जी मुरलीधर ये रिटायर हो चुके हैं, तो अब इनकी जगह ये लेंगे। और कोटक लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किसने सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल किया गया है? निम्नलिखित में से किसे सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज जॉइंड द सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। फ्रेंड्स टर्म देख रहे हैं, ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी फाइनेंशियल सिस्टम को जो है ग्रीनिंग करना। इसका मतलब समझेंगे, ग्रीनिंग का मतलब आखिर है क्या। ठीक है, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ये NGFS है, इसका एक मेंबर बन गया है, और ये जो NGFS है ये पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 12 दिसंबर 2017 में पेरिस 1 प्लैनेट समिट में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसमें कौन कौन होते हैं? सेंट्रल बैंक्स और सुपरवाइजर्स जो हैं इसके सदस्य होते हैं। और फ्रेंड्स ये इस तरह की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रीन फाइनेंस पर जो है ध्यान दिया जाए। ठीक है, सेंट्रल बैंक जो हैं वो ग्रीन फाइनेंसिंग पर ध्यान दें। अब ये ग्रीन फाइनेंसिंग क्या होती है फ्रेंड्स? सो इट इज़ एनी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एक्टिविटी दैट्स बीन क्रिएटेड टू एंश्योर अ बेटर इन्वायरमेंटल आउटकम। यानी इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना जो कि इन्वायरमेंट की दृष्टि से काफ़ी
सही हों, काफ़ी अच्छे हों, उसमें सुधार लाने वाले हों। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि जो ये सोलर एनर्जी वाले जो प्लांट होते हैं, ठीक है, विंड पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, इस तरह के और भी प्रोजेक्ट होते हैं, इक्विपमेंट्स बनते हैं जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह के जो आप कह सकते हैं स्टार्टअप्स हैं, तो इनकी फाइनेंसिंग में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ये इसका मतलब है ग्रीन फाइनेंस का। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो आप ये भी जान लीजिए इनके जो स्ट्रक्चर है इनके बोर्ड का, तो गवर्नर तो शक्तिकांत दास हैं, आप सभी जानते हैं। M.K. जैन ये डिप्टी गवर्नर हैं, M.D. पात्रा भी डिप्टी गवर्नर हैं, M.R. राव ये भी डिप्टी गवर्नर हैं, और T. रविशंकर जो कि हाल ही में बने हैं ये भी डिप्टी गवर्नर हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। सरकार द्वारा 2025-26 तक सरसों उत्पादन लक्ष्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2025-26 तक जो मस्टर्ड प्रोडक्शन का टारगेट रखा है, ये रखा है 17 मिलियन टन्स। और आपको बता दें कि मस्टर्ड जो है ये रबी क्रॉप है। HSIIDC ने किस राज्य में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और सुविधा के लिए WTC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। So HSIIDC has signed an MOU with WTC to promote and facilitate trade and investment in हरियाणा। तो HSIIDC का मतलब है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और WTC का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फरीदाबाद। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी है, अगर फुल फॉर्म लिखी होती तब तो इसका आंसर आपको पता ही चल जाता। तो हमें इतना ही जानना है इसमें, ठीक है, जितना कि आपको बताया है। हरियाणा की बात करें तो CM है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा से जुड़े अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो हरियाणा और स्विट्जरलैंड ने एक MOU साइन किया है, किस लिए? स्किल ट्रेनिंग, टूरिज्म एंड डेयरी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। साथ ही हरियाणा गवर्नमेंट जो है, जो ओलंपिक क्वालिफायर्स हैं हरियाणा से, जिन्होंने ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो ताकि वो अपनी तैयारी कर सकें, तो उसके लिए 5 लाख रुपए प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, जो भी हरियाणा से जो एथलीट्स हैं या फिर और भी जो प्लेयर्स हैं उन सभी को। हाल ही में किस PSU ने 50,000 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल किया और बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में प्रवेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो सेल हैज़ रिसेंटली रीगेन्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹50,000 करोड़ एंड एंटर्ड इनटू द लीग ऑफ टॉप 100 मोस्ट वैल्यूड कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इन्होंने मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ का फिर से जो है रीगेन किया है और टॉप 100 मोस्ट वैल्यूज कंपनीज में जगह बना ली है। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो सेल है, तो भारत में इसके जो 5 लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं वो ये हैं। एक तो भिलाई स्टील प्लांट है, ठीक है, एक है राउरकेला स्टील प्लांट, फिर है दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट और IISCO, ये सभी जो है सेल द्वारा ऑपरेटेड हैं। और सेल की चेयरमैन है सोमा मोंडल। मार्क सेल्बी जिन्होंने अपनी चौथी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती, किस देश से हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मार्क सेल्बी हु वॉन हिज 4th वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हेल्स फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। तो फ्रेंड्स ये एक इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर है और इन्होंने शॉन मुर्फी को हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप चौथी बार जीती है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार फिस्कल ईयर 22 में भारत की GDP विकास दर क्या रहने वाली है? तो ये रहने वाली है 11.1%। तो 11.1% रहने वाली है, तो ये बोला है गोल्डमैन सैक्स ने। और इन्होंने ये कहा है कि 2021 के लिए जो इन्होंने जो एस्टिमेट किया है वो 9.7% किया है। पहले इन्होंने 10.5% किया था। ये हो रही है 2021 की, और 11.1 रहने वाला है फिस्कल ईयर 22 के लिए। ठीक है, बार्कले के अनुसार फिस्कल ईयर 22 में भारत की GDP विकास दर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो 10% है। तो फ्रेंड्स ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बार्कले इन्होंने कहा है कि इंडिया की जो फिस्कल ईयर 22 की GDP ग्रोथ है वो 10% रहने वाली है। पहले इन्होंने 11% कहा था।
साथ ही इन्होंने ये कहा है कि फिस्कल ईयर 21 में 7.6% रही है। और इन्होंने ये कहा है कि अगर ये लॉकडाउन जून तक जो भारत में है, अगर ये जो भी कर्फ्यू चल रहा है ये अगर जून तक एक्सटेंड होता है तो भारत को 38.4 बिलियन US$ का जो है इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ सकता है। अनुमाकोंडा जगदीश, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक क्या थे? तो फ्रेंड्स ये एक काफ़ी जाने माने साइंटिस्ट रहे हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये नयूदम्मा सेंटर फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स के डायरेक्टर रहे हैं और इन्हें जो है मार्गरेट नोबल फाउंडेशन सीटल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्यामला गणेश को किस देश ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मानित किया? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो श्यामला गणेश रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर रेस फ्रॉम जापान। तो फ्रेंड्स जो ये श्यामला गणेश जी हैं ये बेंगलुरु की एक टीचर हैं और जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल की ये डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। तो इनको जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर रेस इस सम्मान से सम्मानित किया है। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। तीस्ता रिवर फ्लोज थ्रू विच टू इंडियन स्टेट्स? Which two states celebrate their statehood day on 1st of May? Which country declared the end of the 12th Ebola outbreak? World Laughter Day is observed every year on first Sunday of which month? Which bank has emerged as the top arranger of कॉर्पोरेट बॉन्ड डील्स इन 2020-21? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।